जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में सीटेट जुलाई 2024 के लिए एक ऐसा पूरा मॉक टेस्ट आप लोग यहां पर देखने जा रहे हैं जो एकदम रियल पेपर के जैसा होगा। क्योंकि साथियों 150 के 150 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग यहां पर देखेंगे। सबसे पहले सीडीपी के आपके सामने 30 प्रश्न आएंगे, उसके बाद साथियों हिंदी के 30 प्रश्न होंगे, ईवीएस के 30 प्रश्न होंगे, मैथ के 30 प्रश्न होंगे और बाकी साथियों 30 प्रश्न होंगे। तो जैसे साथियों आपका एग्जाम आएगा ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में लिए गए हैं साथियों। और जैसे अभी 2024 जनवरी का महीने का आपका जैसा पेपर आया था ना, तो उस पर आधारित ही ये साथियों पेपर है। तो अगर ऐसा साथियों सेम टू सेम आपका पेपर आ जाता है तो कितने क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही कर पाते हैं एक बार देखिएगा। और आप अपनी तैयारी तगड़ी करना चाहते हैं, कम से कम एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इस एकमात्र क्लास को देख लीजिएगा। एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। ये आपसे कुल मिलाकर साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए, अगर बात करें ना तो इसको साथियों प्रारंभिक बचपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बचपन कहा जाता है 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को। उसके बाद देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। जो बच्चे सीखते हैं प्रतियोगिताओं के द्वारा क्या बच्चे सीखते हैं? तो मैं कहूंगा नहीं, प्रतियोगिता शब्द तो आना ही नहीं चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आना ही नहीं चाहिए। साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं बच्चे, या पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, या उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके साथियों सीखते हैं। बताइए। देखिए, यहां पर अगर बात करें ये तो कट होगा। देखिए, कभी भी आप सीडीपी को कर रहे हो ना, तो आप वो 3 ऑप्शन कट कर दो सबसे पहले जो आंसर नहीं हो सकते, और चौथा आंसर आपको जो सही आंसर है वो खुद मिल जाएगा। पुरस्कार के लिए प्रयास करके भी साथियों नहीं होगा, और उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके भी नहीं होगा साथियों। साथियों के साथ बातचीत करके बच्चे सीखते हैं। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर 2 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों की अगर बात करते हैं ना, एक बाल बाल केंद्रित कक्षा में निष्क्रिय नकलची के रूप में देख पाते, तो निष्क्रिय शब्द ही यहां पर गलत है, ये कट हो जाएगा। मैं साथियों आपको वो एक कला सिखा रहा हूं जैसे सीडीपी के क्वेश्चंस को किया जाता है। जैसे दुनिया का अगर कोई भी सीडीपी का बाल विकास का क्वेश्चंस आ जाए, उसको कैसे आप कर सकते हो, ऑप्शन को कैसे आप कट कर सकते हो, एलिमिनेशन आप कैसे कर सकते हो, वो कला साथियों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत अच्छे से आ जाएगी। और सीडीपी का मेरे हिसाब से ज्यादातर क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर डालेंगे। वो चीज मैं आपके अंदर आज इस वीडियो में पैदा कर डालूंगा। देखिए, निष्क्रिय गलत शब्द है, नेगेटिव शब्द है, तो कट करो। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं? तो यह भी नहीं। और केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए? यह भी नहीं। तो पॉजिटिव आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर 2 है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, ये एक शिक्षिका ये धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं, और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। ये किसका उदाहरण है? बताइए। देखिए, ये जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। अगर कहा जाए कभी भी साथियों आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें लड़कों और लड़कियों को असमान माना जाए, यानी कि लड़के लड़कियों की बराबरी नहीं कर सकते या लड़कियां लड़कों की बराबरी नहीं कर सकते, तो ऑप्शन में जेंडर पक्षपात ऑप्शन होगा, उसको ही आपको लगाना होगा। उसके बाद देखिए, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? बताइए। देखिए, समावेशी शिक्षा की अगर बात करते हैं तो क्या मानकीकृत पाठ्यक्रम जरूरी है? कभी भी साथियों मानकीकृत आपको दिख जाए तो उसको कट कर देना, उसको कट कर देना। अनम्य मानसिकता भी नहीं होगा, इमारत भी नहीं होगा, कुल मिला के लचीला शिक्षा शास्त्र होगा। यानी कि समावेशी शिक्षा अगर कराना है तो लचीला शिक्षा शास्त्र होना चाहिए साथियों। अब उसके बाद देखिए, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? बताइए। देखिए, यहां पर अगर बात करें प्रारंभिक कक्षाएं जो होती है, इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए इनमें से कौन सा दृष्टिकोण सबसे अच्छा है? तो बिना समझे नकल करना, तो नकल तो करना ही नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। करके सीखना, देखिए सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाता है ना प्रारंभिक कक्षाओं में, कहा जाता है कि करके सीखो, खुद करो और फिर करके सीखना। वो सीखना वैसा सीखना कहलाया जाता है कि बच्चा कभी उसको नहीं भूलता है। तो ये आपका सही लग रहा है। उसके बाद देखते हैं निष्क्रिय रूप से सुनना। तो निष्क्रिय रूप से साथियों क्यों सुनना है? सक्रिय रूप से सब कुछ सुनना है, रटकर याद करना ही नहीं है। बच्चे को प्रारंभिक कक्षाओं की अगर बात करते हैं, जो प्राथमिक कक्षा में बच्चा होता है उसको कभी नहीं कहना है कि रटकर याद करो, या कभी उस
उससे नहीं कहना है कि तुम्हारी परीक्षा है तुम इसको रटो या परिभाषाओं पर जोर देना है, बिल्कुल नहीं ऐसा उससे करना है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए बताइए। देखिए जो कक्षा की एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, इनको सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना चाहिए? नहीं। उनके बारे में स्पष्ट निर्देश देना चाहिए? नहीं। उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए? नहीं। उन्हें उचित संदर्भ में स्थित स्थित रखना चाहिए, करना चाहिए। तो ये आपका सही लग रहा है। इन चारों ऑप्शन में से आप सही है तो यही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो ये एक भाषावाद की सिफारिश नहीं करती है, ये साथियों बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं बताइए। देखिए अगर बात करें आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, तो ये तो सकारात्मक योगदान देती है। अरे भाई पूछा गया है कि शैक्षिक पद्धतियां, कौन सी शैक्षिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है, तो ये तो योगदान दे रही है। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, ये भी योगदान है एक तरीके से। और पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, ये भी एक तरीके से सही है। परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां, देखिए परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां नहीं होनी चाहिए। कभी भी बच्चे को परीक्षा का भय तो दिलाना ही नहीं है। और लचीला शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं कठोर शिक्षण नहीं होना चाहिए। साथियों आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर 4 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देखिए कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए। देखिए अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। कभी भी बच्चे को यह नहीं कहना चाहिए कि भाई तुम्हारा सिलेबस ये है, इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करो, जो परिभाषा है उसको याद करो, उसको रटो, ऐसा नहीं करना है। तो अटल पाठ्यक्रम आ गया, कट हो जाएगा। विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कभी भी उनको एग्जामिनेशन का डर नहीं कराना चाहिए, या कभी भी उनको ऐसा नहीं कराना चाहिए कि तुम्हें दूसरे बच्चों से आगे निकलना है। कभी प्रतिस्पर्धा पर बल नहीं देना चाहिए कुल मिला के, ठीक है। उनको खेल खेल में सिखाना है, सब कुछ उनको जो खेल खेल में सिखाना है। जो भी प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी उनको सबको खेल खेल में सिखाना। उसके बाद देखिए ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना, बिल्कुल बच्चों को बहुत ज्यादा से ज्यादा मौके देना चाहिए। साथियों विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जो उनके हाई स्कूल में, या मैं कह सकता हूं हाई स्कूल, अभी तो बच्चा छोटा भी हाई स्कूल कहां करेगा। मान लीजिए अगर कोई थर्ड में बच्चा है तो फर्स्ट क्लास के एकेडमिक अंक के आधार पर उसको नामांकित करे, या दूसरे क्लास के अंकों के आधार पर उसको नामांकित करे, गलत हो जाएगा। और अब तो साथियों पहले अगर बात करें, अभी जो आपका एग्जाम्स था उसमें एकेडमिक मार्क्स जुड़ते थे 10th के, 12th के, उसके अलावा ग्रेजुएशन वगैरह के, तो उसको भी अब खत्म कर दिया गया है। तो जब वहां खत्म हो रहा है तो ये कैसे सही हो जाएगा भाई, ये कट हो जाएगा। तो कुल मिला के आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए, मतलब क्या है। देखिए एक समावेशी कक्षा में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य होने चाहिए, अभिवेदी समरूपी निर्देश, या सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का अलगाव। देखिए अगर बात करें साथियों के सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का अलगाव करना क्या सही है समावेशी कक्षा में, तो मैं कहूंगा नहीं सही है। और कुल मिला के अगर बात करें डी वाला जो है, 4 वाला जो है, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, बिल्कुल जो बच्चे हैं साथियों प्राथमिक कक्षा के, उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर देना चाहिए। क्या अधिकतम करने के लिए, यानी कि सामर्थ्य को, उनकी कैपेसिटी को, उनकी सामर्थ्य को ज्यादा करने के लिए, अधिकतम करने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर देने चाहिए बच्चों को। तो ये साथियों मुझे सबसे सही लग रहा है। अब सबसे सही लग रहा है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। देखिए सीडीपी को करने का तरीका ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो और एलिमिनेट करना सीखो। यानी कि प्रश्न अगर पॉजिटिव है तो उसका जवाब जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो 3 ऐसे ऑप्शन को आपको निकालना है जो आंसर नहीं हो सकते, जो तो हो सकता हो वो नेगेटिव हो एक तरीके से, और एक पॉजिटिव आंसर होगा और वही आपका उत्तर होगा, उसी पर आपको टिक लगा देना है। देखिए बच्चों को सीखने में कठिनाइयां होती हैं, कब कठिनाइयां होती हैं, जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में दी जाती है, या वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, या अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, या विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। देखिए जब मान लीजिए
अगर सूचना है इनको अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जा रही है तो बच्चे को सीखने में कठिनाइयां होंगी। इसलिए साथियों उनको जो भी सूचना दी जाए एक कहानी के रूप में उनको एक सूचना दी जानी चाहिए। तो कुल मिला के साथियों आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। अगर आपका भी आंसर यहां पर 1 था तो बिल्कुल करेक्ट था। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है साथियों बताइए। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। ये ध्यान रखना है, कोई भय नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कट लगा दिया, कोई भय नहीं होना चाहिए। अगर बात करें कुल मिला के आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है बताइए। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना या यंत्रवत याद कराना। देखिए याद तो कराना ही नहीं है, रटंत प्रणाली गलत है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना या वर्गीकरण करना, मतलब उनका एक अलग अलग समूह बनाना किसके आधार पर, योग्यता के आधार पर, यह भी गलत है। केवल पाठ पुस्तकों पर निर्भर होना यह भी साथियों गलत है। पाठ पुस्तकों पर भी सिर्फ निर्भर नहीं किया जा सकता है। एक वो सोर्स हो सकता है साथियों ज्ञान का, सीखने का एक सोर्स हो सकता है पाठ्य पुस्तक, लेकिन सिर्फ यहां पर शब्द आ गया ना तो यह आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और जिनका आंसर यहां पर 1 था तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए आपको एक ही क्लास में पूरा मॉक टेस्ट मिल जाए जिसमें सीडीपी के भी 30 क्वेश्चन हो। अब इसके बाद ईवीएस के आप 30 क्वेश्चन देखेंगे और 30 क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हिंदी के 30 क्वेश्चन, मैथ के 30 क्वेश्चन, मतलब पूरा देखेंगे, एक तरीके से पूरा मॉडल पेपर देखेंगे। तो अगर आप साथियों ये डेली ऐसा कर लेते हैं और एग्जाम तक कर लेते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके 125 से कम नंबर आ पाए, यानी कि 125 से कम क्वेश्चन आप सही करो। ठीक है ना, देखिए सब प्रैक्टिस होता है। और बाकी अगर बात करें जो आपका सीटेट एग्जाम है ना, ये मुझे सबसे सरल एग्जाम लगता है। इससे सरल मुझे कोई एग्जाम नहीं लगता है, क्योंकि इसमें पेडागोजी की अगर बात करें मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं पेडागोजी के, और अगर पेडागोजी पर आपको कमांड है ना तो सारे क्वेश्चन पेडागोजी के आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो कुल मिला के साथियों अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा मॉक टेस्ट आप डेली अगर चाहे टारगेट सिलेक्शन नाम के इस चैनल पर, तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर बता देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने मित्रों के साथ साथियों इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी साथियों जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। तो अगर बात करें 15वें नंबर के साथियों प्रश्न की कि बच्चों को अधिगम, क्या साथियों, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर बात करें कि जो बहुत ज्यादा मतलब जो एक्टिविटीज होती है उसमें भागीदारी करो, इसके लिए उनको पुरस्कार दो या उनके इसके लिए उनको दंड दो, ऐसा करने से उन पर साथियों क्या होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है या यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है, या अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है। देखिए अगर आप बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए दंड दंड दोगे तो क्या होगा, एक तरीके से उनकी जिज्ञासा कम हो जाएगी। या बहुत ज्यादा लगातार पुरस्कार देना भी गलत है। अगर बच्चे ने कोई अच्छा काम किया तो कभी कभी पुरस्कृत कर दो, उसको कुछ टॉफी दे दो, कुछ दे दो, लेकिन यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है लगातार पुरस्कृत करना, यह बहुत गलत होता है। तो कुल मिला के मुझे जो सही लग रहा है साथियों, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है अगर ऐसा लगातार किया जाए। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर 3 था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। जो शिक्षक होते हैं ना, बच्चों की जो बहुत जटिल अवधारणाएं होती हैं इनकी समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं बताइए। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, कभी भी साथियों मैं आपको 10 बार बता चुका हूं प्रतियोगात्मक एग्जाम्स नहीं होना चाहिए, अवसर उनको नहीं देना चाहिए। बार बार यांत्रिक अभ्यास करके बार बार उनको रटाना नहीं है, उनको बहुत बार बार अभ्यास नहीं कराना, यांत्रिक अभ्यास उनको नहीं कराना है। अन्वेषण एवं परिचर्या के लिए अवसर उपलब्ध कराकर या व्याख्यान देकर, उनको व्याख्यान भी नहीं देना, क्योंकि देखिए जो प्राथमिक कक्षा का, आप पहले उसका नेचर समझिए बच्चे का, जो प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी है, क्या उसको बहुत लंबी चौड़ी कहानियां बताओगे, उसके सामने बहुत व्याख्या करोगे तो वो समझेगा? तो वो नहीं समझेगा। उनसे कहोगे इस परिभाषा को रटो, उस परिभाषा को रटो, क्या वो रटेगा? नहीं रटेगा, उसकी जिज्ञासा कम हो जाएगी। अरे भाई उसको तो आपको खेल खेल में समझाना है, मजे ले लेकर समझाना है, बहुत सारे एग्जाम्पल देकर उनको समझाना है, ठीक है ना। और उनको कहना है कि तुम खुद खोज करो, इस चीज की खुद खोज करो। जब खोज करोगे साथियों तो अन्वेषण होगा, परिचर्या वो लोग करेंगे, ग्रुप डिस्कसिंग करेंगे साथियों। तो कुल मिला के अन्वेषण एवं परिचर्या के लिए अवसर उपलब्ध उनको कराया जाना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका
बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती हैं? तो किस प्रकार से कर सकती है? केवल प्रतीकात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर? तो मैं कहूंगा नहीं, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित तो कभी करना ही नहीं है। अरे भाई, पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, दंडात्मक आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें कि बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, तो ये देखते हैं, ठीक है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, तो पुरस्कार भी बहुत ज्यादा नहीं देना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। चलिए, एक ट्रिक साथियों और है इसको पहचानने की, क्या कि जब क्वेश्चन पढ़े तो ऑप्शन होगा ना, तो जो सबसे लंबा ऑप्शन होगा मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो आंसर आपका साथियों सही हो। अब उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? बताइए, इनमें से कौन कौन सी वो प्रथाएं हैं जो अधिगम को बढ़ावा देती हैं? देखिए, क्या शारीरिक दंड अधिगम को बढ़ावा देगा? अधिगम का मतलब होता है एक तरीके से लर्निंग। क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग, और ये शब्द बहुत आपके एग्जाम में आएगा। अगर आप कुछ सीख रहे हो यानी कि अधिगम आप कर रहे हो, ठीक है ना, तो कुल मिला के आपको ध्यान होना चाहिए। शारीरिक दंड दे अगर हम, तो अधिगम क्या? अरे भाई, कुछ नहीं उसको अधिगम मिलेगा, कुछ नहीं अधिगम को बढ़ावा मिलेगा। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, यानी कि एक ऐसा पर्यावरण जहां पर और भी लोग हों, जो लोग सहयोग कर रहे हो, तो सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण बिल्कुल साथियों एक प्रथा हो जाएगी अधिगम को बढ़ावा देने की। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, अगर बात करते हैं साथियों सतत एवं सगर मूल्यांकन की, तो यह भी बिल्कुल सही है। निरंतर तुलनात्मक मूल्य, देखिए तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना चाहिए कि दो बच्चे हैं, एक बेस्ट है एक थोड़ा सा कमजोर है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो कुल मिला के साथियों बी और सही मुझे सही लग रहा है, सही लग रहा है, और यही आपका राइट आंसर भी है और यही आपका सही जवाब भी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण का एजेंसी का उदाहरण है? बताइए। देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है साथियों, अगर बात करते हैं हम लोग, कि पूछा जा रहा है कि द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण क्या है? बताइए। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है, तो मैं कहूंगा परिवार, क्योंकि परिवार से ही बच्चा सबसे पहले सीखता है। बच्चा सबसे पहले कहां से सीखता है? स्कूल से नहीं, वो तो द्वितीयक समाजीकरण का उदाहरण है। मैं कहूंगा सबसे पहले परिवार से सीखता है। अगर यहां पर प्राथमिक लिखा होता ना तो आप परिवार लगाते, लेकिन द्वितीयक समाजीकरण यहां पर लिखा हुआ है, तो साथियों विद्यालय हो जाएगा और मीडिया हो जाएगा, परिवार मीडिया नहीं होगा, क्योंकि मीडिया द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है और परिवार प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो कुल मिला के आंसर की अगर बात करें बी के साथ यानी कि 2 के साथ, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? बताइए। यानी कि कौन सी वो अवस्था है जिसमें शरीर की वृद्धि और विकास बहुत तेजी से साथियों होता है? तो मैं कहूंगा साथियों वो शैशवावस्था है। और शैशवावस्था कहां पर लिखा हुआ है साथियों? शैशवावस्था यहां पर लिखा हुआ है, तो शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, 30 प्रश्नों के माध्यम से सीडीपी में जितने भी सबसे दमदार क्वेश्चंस बन रहे थे, और वो क्वेश्चंस बन रहे थे जो एग्जामिनर हर बार आपके एग्जाम में पूछता है, उनको मैंने आपके सामने रख दिया। मैं अपनी पूरी कोशिश से आपको पढ़ाऊंगा, जितने भी मॉडल पेपर, जितने भी पूरे पूरे मॉक टेस्ट आपको दूंगा, वो सबसे शानदार होंगे। पेड क्लास एक तरीके से फेल हो जाएगी इन क्लासेस के सामने। पेड क्लास की कुछ औकात नहीं रहेगी, क्योंकि एग्जाम में साथियों ये क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, थ्योरी नहीं आएगी आपके सामने। थ्योरी की अगर बात करें, सीटेट का एग्जाम एकमात्र एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 10% तैयारी सिर्फ थ्योरी से आप करेंगे, 90% तैयारी आप एमसीक्यूज से करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों से आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। 10% जो थ्योरी की क्लास है, उनके लिए आपके लिए 5 से 6 क्लास आपके लिए बना दी जाएंगी एग्जाम से तुरंत पहले पहले, उनको पढ़ लेना, काम आपका हो जाएगा। कुल मिला के मेरा टारगेट ये है, या टारगेट सिलेक्शन नाम के इस चैनल का टारगेट ये है कि 150 जो आपके क्वेश्चंस आएंगे ना साथियों, 150 क्वेश्चन, उसमें से 125 क्वेश्चंस आप 100% एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल सही तरीके से कर दो, मेरी मेहनत अदा हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, 21वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक लड़की
लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था क्लास के स्टार्टिंग में ही कि एक लड़के हैं लड़कियां हैं, अगर लड़कों को थोड़ा सा ज्यादा रिस्पॉन्स दिया जा रहा है या कहा जा रहा है लड़के अच्छे हैं, लड़कियां थोड़ी सी कम समझदार हैं, लड़के ज्यादा समझदार हैं, तो वो हमेशा किसका उदाहरण होगा, जेंडर पक्षपात का उदाहरण होगा। आंखें मीच कर आपको जेंडर पक्षपात ऑप्शन पर टिक लगा देना है और एग्जामिनर आपका उसको बिल्कुल सही कर डालेगा। उसके बाद देखिए भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है बताइए। तो भाषा का अर्जन, देखिए भाषा का अर्जन का मतलब क्या है, जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो वो जो अपने परिवार से सीखता है, अब उसको कोई सिखाया नहीं जाता है, कोई स्कूल के टीचर नहीं आते उसको सिखाने, तो जो वो सुन रहा है, जो वो ग्रहण कर रहा है, अर्जन कर रहा है, तो उसको भाषा का अर्जन कहा जाता है। यानी कि जो खुद ब खुद हो जाए, खुद ब खुद बच्चा सीख जाए, वो अर्जन कहलाया जाता है। तो ये भाषा का अर्जन है, विकास है, ये सबसे संवेदनशील जो होता है साथियों, वो प्रारंभिक बाल अवस्था में होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है बताइए। देखिए एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, अभी तक एक ऐसा कोई भी सीटेट का एग्जाम नहीं हुआ जिस साल का जिसमें यह क्वेश्चन दसियों बार पूछा ना गया हो। जब पहले तो ऑनलाइन था तो बहुत सारी शिफ्ट होती थी, तो अक्सर चौथी पांचवी, हर चौथी पांचवी शिफ्ट में मैं देखता था कि ये एग्जाम, मैं नहीं देखता था असल में, दिख जाते थे, मालूम पड़ जाता था बाद में, तो ये एग्जाम आपसे पूछा जा रहा है। अब अगर बात करें, देखिए इस कैसा क्वेश्चन है, देखिए भाई बच्चों को संकेत देना, जैसे कि मान लीजिए कभी बच्चा स्कूल क्लास में उसको खड़ा कर दिया, पूछा जा रहा है कि भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा, अब बच्चा नहीं बता पा रहा है, तो बच्चे को कुछ संकेत देना कि इसका उत्तर देखो ये होगा, कुछ मतलब उसके बारे में बताना, उत्तर के बारे में बताना। तो बच्चे को संकेत देना या आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये क्या कहलाया जाता है, तो इसको पाड़ कहा जाता है, इसको ढांचा कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए कि मूल्यांकन की अगर बात करते हैं, तो मूल्यांकन की अगर बात करें केवल नंबर के संदर्भ में कराना चाहिए, तो मैं कहूंगा नहीं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों को आधारित होना चाहिए, तो मैं कहूंगा नहीं। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, तो मैं कहूंगा नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, बिल्कुल साथियों, मूल्यांकन जो है ना, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के आधार में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी क्या, तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा ऐसा क्यों होगा? अरे भाई जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास हो तो उत्साह भंग क्यों होगा? यह गलत हो जाएगा। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, ऐसा भी नहीं होगा। सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होते, बिल्कुल साथियों, सीखने के लिए बच्चे लोग प्रेरित हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं। आंसर आपका जाएगा 3 के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। यह सही लग रहा है क्योंकि गलतियां एक तरीके से गलतियां करोगे तभी सीखोगे। आपने सुना होगा बचपन में कि गलतियों से ही इंसान सीखता है, तो ये तो मुझे सही लग रहा है। उसके बाद देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, मतलब जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो गलतियां हैं वो महत्वहीन है, उनका कोई महत्व नहीं है। ऐसा भी नहीं, गलतियों से इंसान सीखता है तो कुछ ना कुछ तो महत्व होगा। यह गलत हो जाएगा। प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह, गलतियां ये प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए गलतियों को, तो ये भी सही नहीं है। कुल मिला के सही जो आपका है वो ऑप्शन नंबर 1 है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। साथियों 30 क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद ईवीएस के आप 30 क्वेश्चंस देखेंगे एकदम टॉप लेवल के। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है, क्या प्रस्ताव है इनका, कि बच्चों की सोच गुणात्मक, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। देखिए बच्चों की सोच जो होती है ना, ये गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ये वाला आंसर आपका सही होगा। ये जीन पियाजे के सिद्धांत का एक प्रस्ताव है। उसके बाद देखिए एक शिक्षिका बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? तो किस तरह से कर सकती है? पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। कभी भी बच्चे को कोई भी चीज जो सिलेबस में है, पाठ्य पुस्तक में है, उसको याद नहीं कराना है, रटाना नहीं है, कंठस्थीकरण नहीं कराना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कि बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने
एवं बहुविकल्पियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, ये ठीक लग रहा है, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों में व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, ऐसे करने से थोड़ी ना समस्या का समाधान मिलेगा। पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, इससे क्या होगा, इससे भी कुछ नहीं होगा साथियों। तो प्रश्न की अगर बात करें, एक बार पढ़िए कि एक शिक्षिका बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। तो पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, ऐसे क्यों होगा, ये गलत हो जाएगा, गलत टिक लगा दिया मैंने। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा, इन चारों में से सबसे सही उत्तर जो है साथियों वो ऑप्शन नंबर 2 है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण के माध्यम है, अभी मैंने आपको बताया था प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी क्या होती है, परिवार, और द्वितीय क्या होती है, विद्यालय है या मीडिया है। तो यहां पर परिवार की अगर बात करते हैं, यह प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो किस तरह से देखा जाता है, क्या निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में नहीं, छोटे वयस्कों के रूप में नहीं, खाली स्लेटों के रूप में, या सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो साथियों सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, किसके लिए। तो अब यहां से साथियों आपके ईवीएस के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, और यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मगरमच्छ को शिकारी क्यों मारते हैं। उनकी त्वचा के लिए साथियों उनको मारा जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो बैग एक तरीके से बनाए जाते हैं ना, वो इनकी त्वचा से ही बनाए जाते हैं, मगरमच्छ की त्वचा से, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित में से किसके घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। यानी कि जब सर्दियों में त्वचा थोड़ी थोड़ी रूखी रूखी हो जाती है, तो हमारी दादी क्या इस्तेमाल करती है, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस इस्तेमाल करती हैं। आंसर आपका 2 के साथ जाएगा, और ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में। उसके बाद देखिए कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है। तो पक्षियों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो बिल्कुल अपनी गर्दन पीछे देख लेता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो देखे तो सामने लेकिन दाएं का भी उसको दिखता है, बाएं का भी उसको दिखता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसको रात में दिखता है। इस टाइप के क्वेश्चन, ये समझ लीजिए साथियों, सीटेट के फेवरेट क्वेश्चन है, और इस टाइप की एक वीडियो में डालने वाला हूं साथियों, जिसमें पक्षियों से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं टेढ़े बेड़े ना, तो सब कुछ उस वीडियो में मैं कवर करवा दूंगा आपके लिए। देखिए, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है। तो सूर्य पक्षी है, आंसर आपका 1 के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है। तो केरल का कोझिकोड आपने बहुत सुना होगा, यानी कि कोझिकोड कहां पर है, कोझिकोड केरल में है। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वो क्या सीखते हैं। देखिए, जो बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं, सुन भी नहीं पाते हैं, तो जाहिर सी बात है साथियों वो सांकेतिक भाषा के माध्यम से अपनी बात कहेंगे और साथियों अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। निम्नलिखित में से कौन अन्न से भिन्न है। यानी कि आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, ऑप्शन ए कुछ शब्द दिख रहे होंगे, नदी है, पहाड़ है, झील है, तालाब है, झरना है। इसमें से एक सबसे अलग है, और कौन सा सबसे अलग है बताइए। देखिए, तो मुझे तो यहां पर साथियों पहाड़ सबसे अलग लग रहा है, तो इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है, बताइए साथियों। देखिए, यहां पर अगर बात करें, बहुत ध्यान से देखना है, स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। रटने को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल साथियों, रटने को कभी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, रटने को हतोत्साहित करना चाहिए। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, बिल्कुल साथियों, बहुत ज्यादा किताबी शिक्षा का, एक तरीके से किताबी शिक्षा से निकल जाना चाहिए, पूरी बहुत भी नहीं, लेकिन हाँ सीखने के लिए थोड़ा बहुत हमें बाहरी वातावरण से सीखना चाहना चाहिए, और थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर हमें, कहानियों के तौर पर हमें सीखा जाना चाहिए। स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों साथियों, ये जरूरी नहीं है कुल मिला के। तो कुल मिला के प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका जो सही है वो ए, बी और सी वाले कथन बिल्कुल सही है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है। तो साथियों, क्या क्षेत्र भ्रमण करना, या रेडियो सुनना, विकिपीडिया या विश्वकोश। तो मैं कहूंगा साथियों, अगर बाहर घूमा जाए या क्षेत्र भ्रमण किया जाए साथियों, तो यह सीखने के लिए सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है। उसके बाद देखिए, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए, बताइए।
तो स्वतंत्र वाद विवाद को कम किया जाना चाहिए, डिबेट्स को कम किया जाना चाहिए, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं कम किया जाना चाहिए। चित्र पठन को बिल्कुल नहीं साथियों, कथा को बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा विवरण को कम किया जाना चाहिए, क्योंकि विवरण जब टीचर एक बताता है तो बच्चे का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसका सबसे उपयुक्त जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर बात करें ये पूरा मॉक टेस्ट आप देखिएगा, मेरा मानना है कि तैयारी आपकी अगर 19 होगी तो 22 हो जाएगी, अगर 20 होगी तो बढ़ जाएगी। मतलब कुल मिला के जो आज आपकी तैयारी है और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद ये सभी क्वेश्चंस के जो जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को अपने मनोमस्तिष्क में अगर आप स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद परीक्षा देते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम को क्रैक करने से कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। 40वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है, जो उस झुंड में सबसे उम्र दराज मादा हाथी होती है। ठीक है ना, ठीक है, जो मादा हाथी होती है और उसकी एज सबसे ज्यादा होती है वही हाथियों के झुंड की मुखिया होती है। उसके बाद देखिए कि पौधों का वो भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो तो साथियों लौंग होती है। आंसर आपका 2 के साथ। ईवीएस का सीखना आधारित है, किस पर आधारित है? सरल से जटिल के सिद्धांत पर आधारित है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। कक्षा 5th के समय क्या लिखा हुआ है साथियों? कक्षा 5th के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? यानी कि अगर बात करें कक्षा 5th का कोई छात्र है, वो अपना होमवर्क नहीं करके लाता है, कक्षा कार्य नहीं कर, क्या लिखा हुआ है? होमवर्क लिखा हो, क्या लिखा हुआ? अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य, होमवर्क नहीं है, कक्षा का कार्य है, नहीं करते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? उसकी कठिनाई का पता लगाएंगे और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने की बात करेंगे, या किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे भाई? काम है किसी और का, दूसरे बच्चे से क्यों कहेंगे करो? उसके बाद देखिए माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, या उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। तो देखिए अगर कोई बच्चा काम नहीं कर रहा है तो सबसे जरूरी यह होगा कि उसकी कठिनाई का पता लगाएं कि समस्या क्या है, काम क्यों नहीं हो पा रहा है, और उसके अनुसार कक्षा के कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। तो सबसे बढ़िया और सबसे लाजवाब आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए इकरा एक लड़की की बात चल रही है, शायद देख लेते हैं। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में ठीक है, इकरा टीचर है भाई। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो क्यों प्रोत्साहित करती है? ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं, या ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, या ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, या ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा बनाते हैं? कभी भी प्रतिस्पर्धा वाला शब्द आ जाए तो उसको कट कर देना। देखिए अगर बात करें जो भी साथियों समाचार पत्र हैं, लेटेस्ट न्यूज हैं, आज की न्यूज हैं, अगर उनसे कहोगे थोड़ा सा बच्चा इससे टच में रहे, और तो वो अपने संसार को जान पाएगा। वो जान पाएगा कि हाँ भाई उसके आसपास के राज्यों में, उसके आसपास के राज्यों या देश में क्या हो रहा है। तो कुल मिला के मैं कहूंगा साथियों इस शिक्षार्थी को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा या 2 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो अनुशासन को बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, या ध्यान खींचने के लिए, या नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, या कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए? देखिए पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने, अगर आप टीचर हैं, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के आप टीचर हैं, क्लास 5th के, आपने कोई चैप्टर पढ़ाया पर्यावरण अध्ययन का, अब उसके बाद आप प्रश्न पूछ रहे हो, क्यों प्रश्न पूछ रहे हो? आज इसके पीछे आपका मकसद यही होना चाहिए कि कक्षा में जो विद्यार्थी हैं उनकी जिज्ञासा बढ़े। आप आसान आसान क्वेश्चन पूछोगे तो पीछे वाला विद्यार्थी भी कहेगा कि सर इसका जवाब ये होगा। तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछना है कि जो बच्चों को मालूम है, तभी तो उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी, और जब उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी तो वो कठिन सवालों के जवाब देगा। और जब आप अगले दिन कोई चैप्टर पढ़ाओगे, कठिन भी चैप्टर पढ़ाओगे, तो वो उसको समझने में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा। तो ये साथियों एक तरीके से बात होती है बच्चों लोगों को समझाने की, और इसलिए आपको ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं। आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करोगे, फिर आपकी जो वैकेंसीज आएगी टीचिंग की उसका एग्जाम दोगे, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको बच्चों को ही पढ़ाना है। तो इसलिए साथियों सीडीपी एक अहम रोल आपका निभाता है, ठीक है, वो किसी भी सब्जेक्ट की एक तरीके से पेडागोजी हो। चलिए 40वें नंबर का प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को
जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति साथियों क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि बच्चों को तब जब भी आप पढ़ाओ तो व्याख्या बहुत ज्यादा ना करो। कक्षा निदर्शन या किस्से कहानियां या पाठ्य पुस्तक का पठन, पाठ्य पुस्तक आ जाए तो उसको भी कट कर दो। एक तरीके से आपको बच्चे को सिखाना है किस्से कहानियों से। किस्से कहानियों से जब आप बच्चे को सिखाते हो तो आप भी देखते हो कि बच्चा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगता है, और जब बच्चा इंटरेस्ट लेने लगता है तो ये समझ लीजिए बच्चा सीखने को बिल्कुल तैयार है एक तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है, बताइए। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो सत्य है। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, या पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये सही है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, बालक को केंद्र मानकर चलता है पर्यावरण अध्ययन, ये भी सही है। देखिए यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि परिभाषाओं पर बल देना ये सही नहीं होगा। अब सही नहीं होगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्यों है, वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि बच्चे की प्रक्रिया कौशल का आकलन किया जा सके, बिल्कुल सही। बच्चों को खोजने का अवसर दिया जाए, बिल्कुल सही। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए, बिल्कुल सही। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद विभेद तो बिल्कुल नहीं करना है साथियों। तो ए बी सी मुझे सही लग रहा है और सही है भी साथियों, और ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो क्या नहीं होना चाहिए? याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार या सहभागिता। तो प्रश्न पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, सहभागिता करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, न्याय और समानता के प्रति सरोकार करने में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद नहीं कराना चाहिए बच्चे को। तो पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए याद नहीं कराया जाना चाहिए, संकेतक नहीं होना चाहिए, याद करना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं? यानी कि चार ऑप्शन आपके सामने, इसमें से तीन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य होंगे और एक उद्देश्य नहीं है। जो उद्देश्य नहीं है वही आपका राइट आंसर होगा। देखिए क्या उद्देश्य नहीं है? बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, तो ये तो पर्यावरण का उद्देश्य है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, मैंने आपको बताया था परिभाषाओं पर बल नहीं देना है, परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है साथियों, तो ये उद्देश्य नहीं होगा, और नहीं होगा तो यही आपका राइट आंसर है। उसके अलावा बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, बिल्कुल सही। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, यह भी पर्यावरण का उद्देश्य है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की, बताइए। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्यों? क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, या शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते, इसलिए थोड़ी ना वो करेगा श्रव्य दृश्य सामग्रियों का इस्तेमाल कि वो उसको आराम मिले। प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, या विद्यार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते। देखिए सबसे बढ़िया जवाब जो लग रहा है ना, वो अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, ये लग रहा है, और ये लग रहा है तो यही आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रकरणों में अंतःनिर्मित रूप से, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर क्यों? इकाई के अंत में या पाठ्य के अंत में। तो साथियों प्रकरणों में अंतःनिर्मित रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आंसर आपका 1 के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की अगर बात करें कुछ विशेषताएं होंगी इसमें से, और एक विशेषता नहीं होगी, तो जो नहीं है वही आपका उत्तर है। तो यह विद्यार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करता है। बिल्कुल साथियों, हर बच्चा जो क्लास में आएगा उसकी बैकग्राउंड अलग होगा, उसकी पृष्ठभूमि अलग अलग होगी। उसके अलावा यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। बिल्कुल साथियों, ये परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। देखिए परिभाषा आ गया और उस पर व्याख्या और ध्यान केंद्रित करना, तो ये कुल मिला के विशेषता नहीं है साथियों, नहीं है तो यही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, बताइए। प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या क्या शामिल होना चाहिए? कि अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं शामिल होना चाहिए।
या छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य शामिल होना चाहिए, या शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना ये शामिल होना चाहिए। देखिए, अगर बात करें जो परीक्षाएं हैं उन पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए, तो ये नहीं प्राथमिक स्तर पर आकलन में नहीं शामिल होना चाहिए, ये है तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर बात करें प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं, फिर वही बात आ गई, ये भी नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के सबसे बढ़िया और सबसे सटीक जवाब आपको ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, कक्षा 4th की एक शिक्षिका विद्यार्थियों से कहती है कि वो अपने कार्य पत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा करके दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसको साथियों पोर्टफोलियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक तरीके से पोर्टफोलियो किसे कहा जाता है ये लिखा हुआ है, पोर्टफोलियो की परिभाषा लिखी हुई है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस प्रकार के विद्यार्थी अध्यापक के लिए अधिगम संसाधन होते हैं, बताइए। किस प्रकार के विद्यार्थी होते हैं अध्यापक के लिए अधिगम संसाधन? वे विद्यार्थी जो अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई, अरे भाई कठिनाई महसूस करेंगे। बहुत होशियार बच्चे की यहां पर बात चल रही होगी, तो कठिनाई महसूस करे जो बच्चा, वो कैसे एक अध्यापक के लिए अधिगम संसाधन हो सकता है। उसके बाद देखिए, वे विद्यार्थी जो अवधारणाओं को सीख सकते हैं लेकिन सहपाठियों के कार्य की जांच नहीं कर सकते, तो ये भी दिक्कत है साथियों। वे विद्यार्थी जो अवधारणाओं को सीख सकते हैं लेकिन अपने स्वयं के कार्य की जांच नहीं कर सकते, तो वो क्यों होगा? ये भी नहीं होगा। वे विद्यार्थी जो सीख सकते हैं और स्वयं के व अपने सहपाठियों के काम की जांच कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनता है, बिल्कुल अच्छा विद्यार्थी है साथियों। ये अध्यापक के लिए अधिगम का संसाधन साथियों हो सकता है। आंसर आपका 4 के साथ जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, किसका प्रयोग करना, बताइए। गृह कार्य का, योगात्मक कार्य का, पोर्टफोलियो का, आवधिक परीक्षाएं का। गृह कार्य कट, आवधिक परीक्षाएं कट, पोर्टफोलियो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और पोर्टफोलियो किसे कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया था, दूसरा प्रश्न इससे पहले था। उसके बाद देखिए, पर्यावरण अध्ययन की अगर बात करते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए? बच्चों को दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, या अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, या पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, परीक्षाओं पर नहीं ध्यान देना चाहिए, ये कट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार एवं सम्मान देना चाहिए, या अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना चाहिए। मैं कहूंगा साथियों, बच्चों को, शिक्षकों को जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक है ना, इनको प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए सबसे सटीक और सबसे सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, बताइए। चलिए देखिए, जैव मंडल का एक होता है जैविक घटक। जैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं? तो जिसमें जान है वो आपके जैविक घटक होंगे, ठीक है ना, जिसमें जान है। और जिसमें जान नहीं है वो आपके अजैविक घटक होंगे। तो अगर आग बात करें साथियों, देखिए अजैविक घटक नहीं है यानी कि कौन सा जैविक घटक है, तो इसमें से जैविक घटक साथियों सिर्फ कवक है, क्योंकि कवक में जान होती है। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है, बताइए। तो किसकी बात चल रही है, क्या होगा साथियों इसका सही जवाब? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, क्योंकि साथियों ये एक ऐसी एजेंसी है जो प्रदूषण के मापने से संबंधित है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो साथियों देखिए, आप 30 क्वेश्चन आपके हो गए और 30 क्वेश्चन आपने अब देखे ईवीएस के। अब आप साथियों 30 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के। चलिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया साथियों? तो ये कब शुरू किया गया, ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। तो 1973 की अगर बात करें, 1973 में ही साथियों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अब आपके सामने यहाँ पर हिंदी के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले आपने देखे बाल विकास के क्वेश्चन यानी कि सीडीपी के क्वेश्चन, उसके बाद आपने साथियों देखे ईवीएस के क्वेश्चन, अब उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, और उसके बाद मैथ के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
देखिए, एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग-अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं बताइए? उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर या कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, उसको गृह कार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन देकर या कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके। देखिए, ये चैलेंज आपके सामने एग्जाम में बहुत आएगा कि आप एक टीचर हैं, आपके सामने जो बच्चे हैं वो अलग-अलग बैकग्राउंड से आए हैं। यानी कि किसी की भाषा क्या है, किसी की भाषा क्या है, तो आप क्या तरीका अपनाएंगे? तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, आप बहुभाषिकता का तरीका अपनाएंगे। यानी कि अगर बात करें साथियों, जिस ऑप्शन में बहुभाषिकता हो ना, वही आप टिक लगा दो अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए। तो कुल मिला के कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में साथियों इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जो सबकी अलग अलग भाषाएं हैं ना, तो सबकी भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे ताकि सबकी सब कुछ समझ में आए। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या मतलब है? पठन कौशल से साथियों क्या मतलब है? शुद्ध उच्चारण करना, अक्षरों को पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना या कठिन वाक्यों को पढ़ना। तो मैं कह सकता हूं साथियों, समझ के साथ पढ़ना ही क्या कहलाया जाता है? पठन कौशल कहलाया जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे डैश 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 का व्यापक उपयोग करते हैं, वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो खाली जगह में साथियों क्या आएगा? देखिए, जो बच्चे साथियों निजी भाषा का व्यापक उपयोग करते हैं, वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। इधर की उधर लगाना, इसका मतलब क्या होगा? देखिए, हिंदी की जब हम बात करते हैं ना, तो हिंदी में एक तो आपके सामने साथियों गद्यांश आता है एग्जाम में और एक पद्यांश आता है। लेकिन वो गद्यांश के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर गद्यांश को पढ़ो भी ना, तब भी उन प्रश्नों का आप उत्तर दे दोगे। जैसे कि ये क्वेश्चन अगर बात करें, गद्यांश से ही मैंने उठाया है। इधर की उधर करना, अब गद्यांश में इसका जिक्र आया होगा और उसका अर्थ भी दे रखा होगा, तो कुल मिला के ये प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। ये तो प्रश्न आप बिना गद्यांश को पढ़े भी कर सकते हो। तो इधर की उधर करना यानी कि चुगली करना एक तरीके से कह सकते हैं, या बुराई करना एक तरीके से कह सकते हैं। तो जिनका आंसर यहाँ पर चुगली करना है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, ये भी गद्यांश का ही एक प्रश्न है कि प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द की पहचान कीजिए। अगर भिन्न की अगर बात करें, देखिए मधुरता में भी ता प्रत्यय है, प्रभुता में भी है और हीनता में भी है, लेकिन राष्ट्रीय में नहीं है। ये अलग है, ये सबसे भिन्न है और भिन्न है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। संस्कृति शब्द आया होगा गद्यांश में, तो इसका आपसे पूछ लिया गया संधि विच्छेद क्या हो सकता है? तो संधि विच्छेद इसका क्या होगा? समधन कृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समधन कृति हो जाएगा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। रोशनी शब्द आ गया होगा साथियों गद्यांश में, तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है? तो रोशनी का मतलब तो साथियों बच्चा बच्चा जानता है, अंधेरा होता है। राइट आंसर जिनका 1 है, बिल्कुल करेक्ट है। पांव उखड़ना ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए? तो इसका मतलब साथियों हिम्मत करना होता है। ये सब आपके गद्यांश पद्यांश से साथियों प्रश्न आपसे बनते हैं, गद्यांश के सारे ये क्वेश्चन है। तो पांव उखड़ने का मतलब क्या होता है? हिम्मत हारना होता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कक्षा 1 में लिखने से क्या प्रारंभ होता है? लिखने से क्या प्रारंभ होता है? यानी कि जब बच्चा लिखना स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले क्या करेगा? अक्षर लिखेगा। क्या डायरेक्ट अक्षर लिखने लगेगा? तो मैं कहूंगा नहीं। चित्र बनाने लगेगा। वाक्य, देखिए वाक्य भी नहीं लिखने लगेगा और शुरू से ये क्या हुआ? देखिए, अगर बात करें बच्चा सबसे पहले ऐसे ऐसे करके ये कुछ करता है, तो इसको ही कहा जाता है चित्र बनाना। तो कक्षा 1 में लिखने से प्रारंभ होता है साथियों एक तरीके से चित्र बनाना। अब वो कुछ भी चित्र है, एक तरीके से कुछ भी चित्र है, ठीक है ना? चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं बताइए? तो ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं या ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं? ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। यानी कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस प्रकार से सहमत है? तो ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। आंसर आपका 2 के साथ जाएगा। स्किनर की अगर बात करें, देखिए वाइगोत्स्की है, पावलोव है, स्किनर है, ये एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो इन सब के वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा साथियों धीरे धीरे, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। बस आपको बने रहना है, इस वीडियो को आपको सपोर्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा मॉडल पेपर दोबारा आप देखें, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कम से कम 2 से 4 मित्रों के साथ तो साथियों शेयर कीजिएगा और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये पूरा मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा। चलिए, तो स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से, यानी कि भाषा परिवेश से सीखी जाती है या भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है या भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। देखिए, स्किनर का कहना था कि भाषा जो है ना, वो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। कैसे सीखी जाती है? अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो आंसर आपका 4 के साथ जाएगा। प्राथमिक स्तर पर
पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे बताइए। तो देखिए, अक्षर का ज्ञान कराया जाना चाहिए, वर्णमाला पढ़ाई जानी चाहिए, शुद्ध उच्चारण कराया जाना चाहिए या रोचक कहानियां बताई जानी चाहिए। तो मैं कहूंगा रोचक कहानियों को साथियों इस सामग्री को सबसे ज्यादा महत्व देंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। क्या किताब को क्या पढ़ती है, किताब को क्या लिखती है, कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका किसको दर्शाता है बताइए। तो किसको दर्शाता है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। अज्ञानता को, स्वयंवर्तनी को, नियंत्रित लेखन को या लापरवाही को। तो मैं कहूंगा साथियों स्वयंवर्तनी, उसकी वर्तनी ही तो दिक्कत आ रही वर्तनी में, तो स्वयंवर्तनी को दर्शाता है तरीका। आंसर आपका 2 के साथ जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है बताइए। ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो वाइगोत्स्की आपको बताना है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन वाइगोत्स्की ने किया है। अगर साथियों देखिए कुछ बहुत ज्यादा मैं आपकी बात नहीं करता, आपने मेरे 4 से 5 मॉक टेस्ट अगर देख लिए ऐसे फुल वाले, तो ये समझ लीजिए आपकी तैयारी इतनी तगड़ी हो जाएगी कि कोई भी पिछला पेपर उठा लेना साथियों सीटेट का, मैक्सिमम स्कोर करोगे। इतना तो स्कोर करोगे कम से कम के 100 क्वेश्चंस के ऊपर आप बिल्कुल सही कर डालो। और बाकी टारगेट तो हमारा वही 125 क्वेश्चन 130 क्वेश्चन करने का है। लेकिन एग्जाम तक अगर आप साथ देते हो, जो भी कंटेंट आपको दिया जाए वो आप बस पढ़ लेते हो, कुल मिला के देख लेते हो, तो एग्जाम को क्रैक करने से कोई दुनिया की ताकत आपको साथियों नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं सब कुछ ही आपका कवर करवा दूंगा। एग्जामिनर के मनोमस्तिष्क में जो कुछ अभी है, जो कुछ उस समय होगा, ठीक है, एक तरीके से देखा जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन साथियों पूछे गए थे, उस टाइप के क्वेश्चंस आपके सब कुछ करवा दिए जाएंगे, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। बस चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे बताइए। आपको अपने आप को टीचर मानना है साथियों, और बताना इसका सही जवाब क्या होगा। क्या आप व्याकरण के नियमों को बच्चों को सिखाएंगे? क्या व्याकरण के ज्ञान को, ग्रामर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि बच्चे को नहीं सिखाना है साथियों व्याकरण के नियमों को, व्याकरण की परिभाषाओं को, भाषा ज्ञान को, ठीक है, भाषा प्रयोग अगर बात करें तो इसका सबसे सही और सबसे सटीक जवाब लग रहा है, आंसर आपका 4 के साथ जाएगा। हम भाषा के माध्यम से, देखिए 2 खाली जगह यहां पर आपको भरना है, बताइए। हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार भी करते हैं, ये होना चाहिए, या हम भाषा के माध्यम से अनुभव और महसूस करते हैं, या चिंतन विचरण, या सोचते और महसूस करते हैं। हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं, ये आपका सही होना चाहिए, और ये आपका सही है भी, आंसर आपका 4 के साथ जाएगा। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया है। रीमा ने किसके आधार पर यह जानकारी दी है? तो मैंने आपको बताया था साथियों पोर्टफोलियो किसे कहा जाता है। फिर से एक अलग टाइप से क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछ लिया गया, तो पोर्टफोलियो से साथियों 4 से 5 कॉन्सेप्ट बनते हैं कि अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक टीचर हैं, इन्होंने अपनी तीसरी कक्षा में एक बच्ची पढ़ती है, इसकी भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके माता पिता को दिया है। तो रीमा ने अगर बात करें पोर्टफोलियो के आधार पर यह जानकारी दी है उसके माता पिता को। उसके बाद देखिए पहली कक्षा में शब्द लिखना भी लिखने के अंतर्गत आता है, अक्षर बनाना, चित्र बनाना या वाक्य लिखना। तो मैं कहूंगा साथियों अगर बात करते हैं यहां पर सही जवाब की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, देखिए चित्र बनाना जो है ना, पहली कक्षा का बच्चा जो होता है, चित्र बनाना भी लिखने के ही अंतर्गत आता है। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो साथियों किसके साथ संबंधित है? चॉम्स्की के साथ संबंधित है भाषा अर्जन क्षमता। उसके बाद देखिए और भाषा अर्जन होता क्या, एक तरीके से जब बच्चा पैदा होता है तो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो जो भी वो खुद ब खुद सीखता है, जो भी सुनकर सीख रहा है, जो देखकर सीख रहा है, वो एक तरीके से भाषा अर्जन कहलाया जाता है। मतलब बच्चा खुद से नहीं सीखता है, वो खुद ब खुद उसको आ जाता है, उसको भाषा अर्जन क्षमता एक तरीके से कहते हैं। अब उसके बाद देखिए बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, ये बात कैसी है बताइए। देखिए अब जरूरी नहीं कि उसकी मातृभाषा क्या हो, हिंदी हो, उसके घर में हो सकता हो कुछ और बोली जा रही हो, लेकिन अगर बात करते हैं बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, तो ये साथियों स्वाभाविक है। क्या है? स्वाभाविक है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। उसके बाद देखिए बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी
क्या और क्या का अभिन्न अंग भी है। तो अगर बात करते हैं साथियों सभ्यता साहित्य का तो नहीं है, चुनौतियों का भी नहीं है, सभ्यता और संस्कृति यहां पर आना चाहिए, यानी कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को लिखने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, या रटने और बोलने की, या समझने और बोलने की, या पढ़ने और बोलने की। तो मैं कह सकता हूं साथियों कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर बताइए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि बच्चों की भाषा का आकलन किस वजह से किया जाता है, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन के लिए, उसकी लेखन क्षमता के, देखिए भाषा का आकलन कर रहे हैं, लेखन क्षमता का आकलन, या उसकी बोलने की कुशलता का आकलन, या उसकी पठन क्षमता का आकलन। तो सबसे सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, जिसे जीता ना जा सके। अभी हिंदी आपकी चल रही है साथियों, ठीक है ना, और 90 प्रश्न तक आपकी हिंदी चलती रहेगी। जिसे जीता ना जा सके उसको तो अजय कहा जाता है। सही जवाब आपका 4 के साथ। निसीम शब्द में कौन सी संधि है बताइए। तो इसमें साथियों विसर्ग संधि है, इसलिए सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर 2 है तो बिल्कुल करेक्ट है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात क्या, देखिए निपात क्या होते हैं जो वाक्य को एक प्रभावपूर्ण वाक्य बना देते। अगर साथियों आज की तालीम इसी दौड़ में साथ दे रही, अगर मैं ऐसे बोलता वाक्य, या अगर इसमें भी लगा देता और इसको एक प्रभावपूर्ण वाक्य बना देता, यानी कि आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, तो ये आपका प्रभावपूर्ण वाक्य हो गया। तो निपात का इस्तेमाल क्यों किया जाता है मैंने आपको बताया। निपात कौन सा इसमें शब्द है, तो जो कुल मिला के भी शब्द है ना, ये आपका निपात शब्द है। अब उसके बाद देखिए कि विकसित शब्द में प्रत्यय क्या होगा साथियों बताइए। तो विकसित शब्द में साथियों प्रत्यय जो होगा ना वो इत होगा। क्या होगा, इत होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है बताइए। तो भाषा आकलन करने का सबसे कम प्रभावी तरीका, कहानी लिखना तो एक प्रभावी तरीका है, घटना का वर्णन करना भी है, कहानी कहना भी है, लेकिन शुद्ध लेख की अगर बात करें तो यह सबसे कम प्रभावी तरीका है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब साथियों आपके यहां पर जो क्वेश्चन शुरू हुए हैं वो मैथ के क्वेश्चंस यहां पर शुरू हो चुके हैं। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये विचार कैसा है साथियों बताइए। अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, निराधार है, या पूरी तरीके से सही है। तो मैं कहूंगा साथियों पूर्णतः सही है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहा जाता है साथियों बताइए। देखिए यहां पर कहा गया है कि 3 आकृतियों, मान लीजिए मैंने ये बना ली, या कहा गया 3 से अधिक आकृतियों, मान लीजिए 3 से अधिक आकृति, तो रेखाखंड से बनी बंद आकृतियों को क्या कहा जाएगा साथियों, बहुभुजी तो कहा जाएगा। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है, यानी कि कौन कौन से कथन मानचित्रण के बारे में सही है। तो मानचित्रण उच्च गणित में कई विषयों का आधार बनाता है, बिल्कुल सही। मानचित्रण दिक्स्थान संबंधी सोच को मजबूत करता है, बिल्कुल सही। मानचित्रण समानुपातिक सोच को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही। मानचित्रण में केवल अपने आसपास के मानचित्रण का आरेखन शामिल होता है, ये बात साथियों मुझे सही नहीं लग रही है। और गणित में मानचित्रण के बारे में कौन सी सही नहीं है बात साथियों, तो ऑप्शन नंबर 4 वाली नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों गणित में मैं आपको ऐसा बना दूंगा कि एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, और सीडीपी और ईवीएस की भी साथियों अगर बात करें ऐसा ही स्कोर पूरा आपका स्कोर आ जाएगा बहुत आराम से। बस प्रैक्टिस आपको करते जाना है डेली। अगर साथियों 150 लगभग क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ दिन में आप इतने महारती हो जाओगे, इतने एक्सपर्ट हो जाओगे सभी विषयों के, कि एक सिंगल क्वेश्चन भी अपना छूटना, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी छूटना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा, कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी छूट रहा है सीडीपी में, या ईवीएस की बात करें, या मैथ में। चलिए प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है बताइए। तो फिर से देखिए साथियों प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो अवधारणाओं का संदर्भ के साथ परिचय देना चाहिए, या अभ्यास कराने के लिए इसमें केवल बहुत से प्रश्न होने चाहिए। देखिए केवल बहुत से प्रश्न होना चाहिए तो यह गलत हो जाएगा। यह आकर्षक और इससे कुछ नहीं होता आकर्षक या रंगीन से। उसके अलावा अवधारणाओं का परिचय मानक कलन
गतिविधियों द्वारा होना चाहिए, ये भी साथियों गलत हो जाएगा। तो सबसे सही और सबसे सटीक जवाब आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में चिंतन और तर्कण का एक निश्चित तरीका आविष्ठित है। यह दृष्टि चरितार्थ की जा सकती है। तो छात्रों को विशेष अनुशिक्षण देकर या अन्वेषण उपागम हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करके अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़कर और छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करना। तो कुल मिला के 2 वाला आपका साथियों यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, और सही हो जाएगा तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। गणित के एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों को गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। गणित के एक शिक्षक के रूप आप हैं, मतलब आप एक शिक्षक हैं गणित के, और आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए आप क्या परामर्श देंगे? बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराना। एक छोटा बच्चा है साथियों, उसको अधिक से अधिक पुस्तकें दे देना कि भाई इसकी प्रैक्टिस करो, इसका अभ्यास करो, वो गलत होगा साथियों, बिल्कुल गलत होगा। अभिभावकों को परामर्श देना कि वो बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाएं, तो घर पर ट्यूशन पढ़ाना तो बिल्कुल गलत होगा। एक तरीके से ये कहा नहीं जा सकता कि किसी के माता पिता से कि आप अपने बच्चे की ट्यूशन लगवा दो, ये गलत है एक तरीके से। अरे भाई अगर ट्यूशन लगा देंगे तो स्कूल का क्या काम? फिर स्कूल का क्या? स्कूल का काम सिर्फ क्या परीक्षाएं लेना है? क्या सिर्फ रिजल्ट देना है? क्या नहीं। ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा वाला, बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना, या वर्ष के अंत में बच्चों के लिए औपचारिक कक्षाओं की योजना तैयार करना। वर्ष के अंत में ये भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है तो बिल्कुल करेक्ट है। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, मतलब विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी वो एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरे से रूही का स्थान जो है वो 19वां है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मान लीजिए साथियों एक ही आपकी पंक्ति है, क्या है, यहाँ पर मैं एक पंक्ति बना लेता हूं। अगर इधर से साथियों अगर बाईं तरफ से काउंट करते हैं ना तो क्या नाम है, रूही है। रूही का जो स्थान है साथियों वो इधर से कौन से नंबर का है? 19वां है। लेकिन अगर साथियों इधर से देखते हैं ना तो इधर से भी क्या है, 19वां है। तो देखिए अब इधर से कितने लोग हो गए, यानी कि इधर टोटल कितने लोग हो गए, इधर 19 लोग हो गए। अब इधर कितने लोग हो गए, इधर से 19वां है, तो कुल मिला के साथियों इधर को 18 ही तो होंगे, तो कुल मिला के 19 इधर हो गए। ठीक है, रूही के समेत साथियों 19 इधर हो गए, और रूही के इधर दाई की तरफ 18 हो गए। तो 19 और 18 साथियों कितने हो जाएंगे आपके? 8 और 1 साथियों कुल मिला के 37 यहां पर हो जाएंगे, और 37 के ऑप्शन में है तो बिल्कुल ऑप्शन में आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगर आप करना चाहते हैं साथियों तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। आपसे कहा जाए कि किसी भी इंसान का, मान लीजिए कोई भी बच्चा है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, उसका रूही का स्थान या दोनों तरफ से 19वां है, तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे? तो 19 प्लस 19 दो बार जोड़ो और एक उसमें से घटा दो, तो 38 हो जाएंगे। 19 19 38, एक घटाओगे साथियों 37 ही आपका आएगा आंसर यहाँ पर, जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण होगा? बताइए। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों के भागों को बनाना, यानी कि अनुभवों का भाग बनाना, या परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, या उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, या प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहित और तैयारी कराना। ये मुझे नहीं लग रहा ये उत्तर होगा, ये भी नहीं लग रहा उत्तर होगा, और ये भी नहीं लग रहा उत्तर होगा। मैं कह सकता हूं साथियों आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, क्योंकि गणित पढ़ाने के लिए सबसे जो पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है वो गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, यानी कि गणित को उनके बच्चों के जीवन से जोड़ना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी? देखिए इसका एक साथियों सूत्र होता है, वो आप लोग साथियों सूत्र यहां पर ध्यान रखेंगे। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है साथियों भाज्य बराबर भाजक। क्या? भाज्य बराबर साथियों भाजक गुणा भागफल हो जाएगा। गुणा आपका साथियों क्या हो जाएगा? गुणा आपका भागफल हो जाएगा, और प्लस आपका क्या हो जाएगा? प्लस शेषफल हो जाएगा। अगर ये सूत्र आपको याद है तो इस टाइप का हर सवाल साथियों आप लोग बहुत आराम से कर लोगे। अब यहां पर साथियों बताया गया है शेषफल की वैल्यू दे रखी है कि शेषफल 5 है। शेषफल क्या है? शेषफल 5 है, और जो भाजक है वो भागफल का तो 5 गुना है लेकिन शेषफल का 2 गुना, यानी कि भाजक शेषफल का 2 गुना है। तो जब साथियों अगर बात करते हैं कि जब शेषफल 5 है तो भाजक इसका 2 गुना है, यानी कि ये 10 होगा। गुणा लगा लेंगे।
और यहाँ पर कहा गया है कि भाजक भागफल का 5 गुना है। तो जब ये इसको साथियों 2 करोगे तभी तो भागफल का साथियों 5 गुना ये होगा, भाजक 10 गुना तो 10 है। तो कुल मिला के साथियों ये आपका सिस्टम बन गया। ठीक है, अब ये इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, ये भाज्य निकल कर आ जाएगा। और पूछा भी आपसे वही गया है कि भाज्य क्या होगी, यानी कि वो संख्या क्या होगी। देखिए 10 गुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस 5 कितना हो जाएगा साथियों, 25 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं भाज्य बराबर जो आएगा, यानी कि वो संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, वो 25 आएगी। और 25 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 वाले में, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 20 है। 5 देखिए 5 क्रमागत संख्याएं यहां पर कही गई हैं। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। एक संख्या आपके ये हो गई, दूसरी अगली संख्या साथियों ये हो गई, उसके अगली संख्या साथियों ये हो गई, उसके अगली संख्या आपकी ये हो गई, और उसकी अगली संख्या आपकी साथियों ये होगी। कितनी संख्याएं, 5 क्रमागत संख्या ना, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गई। इनका योग बताया गया है साथियों 20। क्या, तो इनको साथियों जोड़ना होगा, बीच में सब में प्लस लगा दो, इनका योग हो जाएगा। बीच में प्लस लगा दो, इनका योग हो जाएगा। अब देखो कितनी बार x है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बार तो x है, यानी कि 5x आ जाएगा। और संख्याओं को अगर जोड़े तो 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 आपका हो जाएगा। यानी कि 5x प्लस 10 बराबर कितना है, 20 है। तो 5x बराबर साथियों कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 हो जाएगी। 10 इधर है, प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा, यानी कि 5x बराबर कितना है, 10 है। तो x बराबर साथियों कितना हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा। इस 5 की भाग 10 से हो जाएगी, 5 एकम 5, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, 2 निकल कर आ जाएगा। यहां पर कहा गया था कि प्रथम 3 संख्याओं का योग क्या होगा। एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है, इनका योग क्या होगा। देखिए x बराबर 2 है ना, तो ये तो 2 निकल कर आएगा, प्लस ये 2 प्लस 1 निकल कर आएगा, प्लस ये 2 प्लस 2 निकल कर आएगा। इसको टोटल कर लो, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 2 साथियों 9। तो क्या 9 कहीं ऑप्शन में है, तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 वाले में है। और यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए। यहां पर अगर बात करें, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, ठीक है ना। और उसके बाद ये स्क्वायर लगा हुआ है, दो नहीं है, ये इसका क्षेत्रफल घेरता है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल होगा। देखिए एक साथियों क्या है, एक आयत है, और एक यहाँ पर सॉरी एक वर्ग की बात की गई है, और एक आयत की बात की गई है। वर्ग का जो क्षेत्रफल बताया गया है, देखिए वर्ग का अगर ये a है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर कितना है, 144 है। तो ए कितना निकल कर आ जाएगा, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों इसकी एक भुजा की लंबाई 12 है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, अब इसी तार को, यानी कि एक तार से साथियों एक वर्ग बनाया गया था, और उसी तार से एक आयत बनाया गया है। तो मैं कह सकता हूं दोनों के परिमाप बराबर हैं। यानी कि वर्ग का परिमाप जो होगा वही आयत का परिमाप होगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है। आयत का परिमाप साथियों क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं 2 ऑफ l प्लस b होता है। ठीक है, इतना होता है। अब अगर बात करें साथियों, देखिए यहाँ पर साथियों साफ साफ लिख लेते हैं, कितना निकला, 48 निकला, बराबर साथियों ये अब आपका वर्ग का परिमाप हो जाएगा। और ये आपका 2 ऑफ l प्लस b कितना हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आयत का परिमाप हो जाएगा। तो 48 की अगर बात करें, 48 बराबर 2 की अगर बात करें, l कितना है, यानी कि लंबाई कितनी है आयत की, 16 है, तो 16 हो जाएगा। b कितना है, यानी कि चौड़ाई अभी हमें पता नहीं, तो चौड़ाई लिख दिया, b लिख दिया। अब देखिए इस 2 की भाग होगी 48 से, तो यहाँ पर साथियों 24 आ जाएगा, यानी कि 24 बराबर 16 प्लस b है। तो अगर बात करें 24 जाएगा, 16 जाएगा, 24 में से कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ b बराबर 8 है, और l बराबर कितना साथियों दे रखा है, 16 दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, और आयत का क्षेत्रफल होता है l इंटू बी। l कितना है, 16 है, और b कितना है, 8 है। तो 16 8 कितना होता है साथियों, 128 होता है। 16 8 128 होता है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर 3 है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें ना, 5/6 है, कॉमा लगा है, 3/4 है, कॉमा लगा है, 1/2 है, कॉमा लगा है, 2/3 है, कॉमा लगा है, 3/5 है। इसमें से देखिए कभी भी आपको अगर देखना हो कि अगर 5/6 भिन्न बड़ी है या 3/4 बड़ी है, क्योंकि इसमें दो सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई हैं, तो इसको एक आसान सा तरीका मैं आपको बतला देता हूं, वो आपको फॉलो कर लेना। देखिए 5/6 भिन्न बड़ी है या 3/4 भिन्न बड़ी है, इसको देखने का सबसे आसान तरीका है, 4 पंजे कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 6 तियां कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, इधर वाला नंबर बड़ा है ना, तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी साथियों इससे। तो कुल मिला के ये आपकी कट हो गई, क्योंकि हमें सबसे बड़ी भिन्न देखना है दो। अब देखिए अब इसको देखा लेंगे और इसको एक तरीके से देख लेंगे, मतलब 5/6 देख लेंगे भिन्न बड़ी है या 1/2, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 6 एकम 6 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं यही वाली भिन्न अभी भी बड़ी है, तो ये दोनों साथियों एक तरीके से कट हो गई। अब उसके बाद अगर बात करें 5/6 भिन्न बड़ी है या 2/3 भिन्न बड़ी है, तो 3 पंजे यहां पर आपका 15 हो जाएगा और 6 दूना आपका 12 हो जाएगा। अभी भी साथियों यही बड़ी आ रही है, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं साथियों, इसको देख लेंगे, 5 पंजे आपका 25 हो जाएगा और 6 तियां आपका 18 हो जाएगा। अभी भी साथियों यही भिन्न जो है ना वो बड़ी है। तो अभी तो हमें कुल मिला के ये मालूम पड़ गया कौन सबसे बड़ी भिन्न है, 5/6 सबसे बड़ी भिन्न है, तो ये उत्तर ये नहीं हो सकता, ये नहीं उत्तर हो सकता। अब देखना है साथियों ये उत्तर होगा, ठीक है ना, या तो 3/4 भिन्न बड़ी है या 3/5। तो अब इन दोनों को ही एक तरीके से देख लो, इसमें से कौन सी बड़ी भिन्न है। तो 3/4 हो गया, 3/5 हो गया, 5 तियां आपका 15 हो जाएगा, 4 तियां आपका 12 हो जाएगा, तो 3/4 भिन्न बड़ी है। तो 3/4 भिन्न बड़ी है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों क्या सही नहीं गणित के अधिगम के संबंध में। तो अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है, ये बात तो साथियों सही लग रहा है, ये बात सही है। अगर बात करें साथियों कि विद्यार्थी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चों के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है, सही है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, तो साथियों गणित में अच्छा होना ये स्वाभाविक नहीं है। तो कुल मिला के ये आपका सही नहीं है, और सही नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। अब उसके बाद देखिए प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निर्माण, पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, या विद्यार्थियों को अवसर देना कि वो संकल्पनाओं की संरचना करे, या क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। तो ये साथियों नहीं होगा। अगर बात करें ये भी नहीं होगा, ये होगा या ये होगा, तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। सबसे सटीक जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि 17.5 गुणा 3 माइनस 21 भाग 7 माइनस 3 7 माइनस 3 गुणा 12.5 है। तो इसको सॉल्व करना है। आप सभी को पता होगा कि भाग अगर आपको दिखे तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस कर लो या माइनस कर लो। तो भाग यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 7 एकम 7, 7 तियां 21, यानी कि इस पूरे की जगह पर 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा ना साथियों, चलिए 3 आ जाएगा। अब फिर 3 माइनस क्या लिखा हुआ है, 3 गुणा 12.5 लिखा हुआ है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है एक तरीके से अगर बात करें तो 3 गुणा 17 पॉइंट यहां पर 5 लिखा हुआ है। तो अगर बात करते हैं साथियों 17 कम 17, 17 दूना 34, 17 तियां 51, 51 तो आएगा, और ये आधा 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 आएगा, नहीं 51, 52 और 52.5 यहां पर साथियों हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा आपका। अगर बात करते 3 माइनस, इसको भी 3 से गुणा कर लो, 12 कम 12, 12 24, 12 36, 36, 37 और 37.5 यहां पर कुल मिलाकर आ जाएगा। अब अगर साथियों बात करें 52.5 में से 3 घटाएंगे ना, तो कितना बचेगा साथियों, 52 कट गया, 51 कट गया, 50 कट गया, 49.5 बचेगा, माइनस 37 और घटा दो इसमें से 37.5। तो 49.5 में से साथियों 49.5 में से 37.5 अगर घटेगा तो 5 में से 5 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहां पर साथियों 2 बचेगा, यहां पर 1 बचेगा। तो क्या 12 कहीं पर ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 वाले में, और यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम, तो
प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताना है कि गणित संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत। छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, या छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, या कार्यविधि पर ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, यह भी अच्छा नहीं होगा। देखिए, अगर किसी ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, तो वो सबसे सही और सबसे सटीक जवाब होता है। तो कुल मिला के आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो हम ये देखेंगे साथियों, कौन कौन सी विशेषता है गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए। तो छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, यह विशेषता है। प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, यह भी विशेषता है। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना भी है। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियमों का कठोरता से पालन करना, तो नियमों का कठोरता से पालन करना नेगेटिव है एक तरीके से। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, कौन सी विशेषता नहीं होगी, ये वाली आपकी विशेषता नहीं होगी, और नहीं होगी तो यही आपका सही जवाब है। 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश होंगे। तो सबसे पहले साथियों इसको सॉल्व कर लो। 18 चौक कितने होते हैं साथियों, 72 होते हैं। 72 और 3 जुड़ जाएगा, 72 और 3 साथियों 75 हो जाएगा, यानी कि 75/4 हो जाएंगे। इसमें कितने चतुर्थांश होंगे साथियों, तो एक तरीके से अगर बात करिए ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 75 साथियों कैलकुलेट करके आंसर आएगा, और 75 साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें कितने चतुर्थांश होंगे, 75 होंगे, आंसर आपका डी के साथ। मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, तो सम संख्याएं तो साथियों सभी हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। उसके बाद 3 4 6 का सार्वग्र गुणज हूं, मेरे 9 गुणनखंड है। देखिए, जब हम 24 की बात करते हैं ना, तो 24 के कितने गुणनखंड निकलेंगे, 24 के क्या 9 गुणनखंड निकलेंगे। देख लेते हैं साथियों एक बार। एक गुणनखंड होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, और साथियों 24 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणनखंड निकल रहे हैं। और इसकी अगर बात करते हैं तो 1 2 3 4 6 8, ठीक है ना, और 12, और आपका इसका 24 निकलेगा। और उसके अलावा आपका जो निकलेगा साथियों, वो क्या निकलेगा, वो एक 36 भी निकलेगा इसका। तो ये कुल मिला के 8 गुणनखंड निकल रहे हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। तो कैसे पूरा करेंगे साथियों, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, या शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। तो साथियों ज्यादातर साधनों का प्रयोग करके और वैकल्पिक प्रणालियों का उपयोग करके उस छात्र की साथियों आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, दृष्टिबाधित जो छात्र हैं। उसके बाद देखिए, 10,000 10 100 10 दहाई किसके बराबर है साथियों, देखिए और बताइए क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। और चैनल पर साथियों अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, और अगर हो सके साथियों तो इस वीडियो को भी जरूर शेयर कर देंगे। चलिए अब बढ़ते साथियों इस प्रश्न की तरफ। लिखा हुआ है 10,000, क्या लिखा हुआ है, 10,000 प्लस 10 100 प्लस 10 दहाई किसके बराबर है। तो जब 10,000 की बात करते हैं तो 10 गुणा 1000 आपका ये हो जाएगा, प्लस लगा देंगे। 100 की बात की है तो साथियों 10 और गुणा 100 आपका ये हो जाएगा। 10 दहाई की बात की है ना साथियों, तो 10 गुणा दहाई आपका ये हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, यहां पर साथियों आपका 10,000 आ जाएगा, ठीक है ना, 10,000 आ गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1,000 आपका आ जाएगा, और यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो जब इसको साथियों जोड़ेंगे तो 10,000 1,000 11,000, 11,100 यहाँ पर आना चाहिए साथियों, 11,100 आपका ये आ गया। और ऐसा कौन से ऑप्शन में साथियों है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, और यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों। देखिए मैथ में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं साथियों सीटेट के एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी, मैंने आपको तरीका बताया था ना कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ऐसे कैसे आप कर सकते हैं। तो वही तरीका आप एक बार तरीके से देख लीजिए। देखिए अब आप देख लीजिए, ए वाली भिन्न सबसे छोटी है या बी वाली भिन्न सबसे छोटी है। तो 24/25 और 10 यहाँ पर 11 कर लेंगे, तो इसकी गुणा कराएंगे, ये तो साथियों हो जाएगा 250। 24 की 11 से गुणा कराएंगे ना, तो पता क्या आएगा, 24 से 11 से गुणा कराने पर 4 6 2, यानी कि 264 यहाँ पर बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं ये वाली भिन्न बड़ी है और ये वाली भिन्न छोटी है, ठीक है ना। तो आंसर या तो बी होगा, ए
1 वाला तो नहीं हो सकता। अब देख लीजिए ये वाली भिन्न बड़ी है 2 वाली या साथियों सी वाली बड़ी है, तो 10/11 हो गया और 99 आपका 100 हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं साथियों, ये तो आपका गुणा होगी तो 1000 हो जाएगा और इसकी गुणा होगी साथियों तो आपका पता क्या आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 9, 9,18 ये इतना आ जाएगा। मतलब ये वाली भिन्न बड़ी है तो ये वाली भिन्न छोटी है ना, तो ये वाला भी उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि सबसे छोटी भिन्न हमें पता करनी है। ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है इससे, तो अभी आंसर अभी तक 2 आंसर है। अब देख लीजिए एक बार साथियों, इससे एक बार करा लीजिए। तो मुझे नहीं लग रहा साथियों ये भी बड़ी होगी भिन्न, क्योंकि 68/69 लिखा हुआ है। तो कुल मिला के सबसे छोटी भिन्न ऑप्शन नंबर 2 वाली है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 8 किलोग्राम 350 ग्राम में से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को अगर घटाया जाए तो क्या बचेगा। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8350 ग्राम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 8350 ग्राम में से कितना घटाना है, 3178 ग्राम घटाना है। 3178 ग्राम घटाना है साथियों, तो कितना आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि ये 4 हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 में 7 जाएगा तो 7 जाएगा और इधर आपका 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा, यानी कि 5172 ग्राम आपका बचा। इसको हम कह सकते हैं 5 किलोग्राम 172 ग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा कि 24 का 2 सही 1/4 प्लस 56 का 1 सही 1/8 बराबर x है, तो x का मान क्या होगा बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें 24 गुणा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 दूना 8, 8 और एक आपका 9/4 आ जाएगा, प्लस आपका क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा और का की जगह पर गुणा आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 और एक 9/8 आ जाएगा, यहाँ पर 9/8 आ जाएगा बराबर x, यानी कि इसको कैलकुलेट करना है, x खुद आपका निकल जाएगा। 4 एकम 4, 4 पंज 20, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 आपका हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 छंग आपका कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, प्लस आपका 7 नीम कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, तो यहाँ पर 63 हो जाएगा बराबर x हो जाएगा। तो इसको जोड़ लो, बस x का मान निकल आएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। तो 117 के ऑप्शन में है, बिल्कुल सातवें ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 वाले में, और यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, अगर बात करते हैं यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न की कि 37.188 की भाग करना है आपको 3.6 से। तो इसको हम देख लेते हैं साथियों, ये सब साथियों आए हुए क्वेश्चन है, सीटेट के एग्जाम में सब आए हुए क्वेश्चन है। 3.6 देखिए, पॉइंट हटाएंगे तो 1 लगाकर 1 0 बढ़ाएंगे, यहां पर पॉइंट लगा हटाएंगे तो 3 संख्या है ना, तो 1 लगाकर 3 0 बढ़ाएंगे, यानी कि इस 0 से ये 0 कट गया। अब आपके सामने जो आएगा वो 37,188 आ जाएगा, 37,188 बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3600 आपका आ जाएगा। अब आपको साथियों इसको कैलकुलेट करना है और आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। देखिए अगर ये 3600 है, अगर ये 3600 होता तो ये पूरा पूरा 10 बार में कट जाता, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन हम 36 की गुणा क्या 11 से कराएं क्या, तब 37 आएगा, तो मेरे हिसाब से 37 से बहुत आगे हो जाएगा, बहुत आगे हो जाएगा। तो ये कुल मिला के 10 बार में तो कटेगा कटेगा और पॉइंट में कुछ आएगा यहाँ पर। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ, ऐसा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा अंदाजे से भी, अगर समय आपको बचाना है ना, थोड़ी ट्रिक से आपको करना ही पड़ेगा। किसी विद्यालय में बच्चों को इस क्रम में खड़ा किया जाता है कि एक पंक्ति में उतने ही छात्र हों जितने के छात्रों की पंक्तियां हैं। यदि उस विद्यालय में 2400 2304 छात्र हों तो प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र होंगे, ये साथियों आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ठीक है, तो और आपको एक नंबर दिया जाए, इसका मतलब कहा जा सकता है कि ये नंबर किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, या तो इसका है, या तो इसका है, या तो इसका है, या इसका है। जिस संख्या का ये स्क्वायर है वही आपका आंसर होगा। एक बार प्रश्न को देख लीजिए, अगर कभी भी कहा जाए कि किसी विद्यालय में या कहीं पर भी मैदान में इस क्रम में बच्चों को खड़ा किया जाता है कि एक पंक्ति में उतने ही छात्र हों जितने के छात्रों की पंक्तियां हों, यदि उस विद्यालय में 2304 छात्र हों तो प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र खड़े होंगे। तो सबसे पहले 48 का स्क्वायर कराकर देख लेते हैं, अगर साथियों 2304 आ जाता है तो यही उत्तर होगा, वरना अगला ऑप्शन देंगे। 8 8 आपका 64 हो जाएगा, ठीक है, 8 चौक आपका 32 हो जाएगा, 32 और आपका 6 38 हो जाएगा, 4 अट्ठे आपका 32 हो जाएगा, 4 चौक 16 और आपका 19 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कुल मिला के 13 आ जाएगा, और यहाँ पर वही आ गया तो 2304 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ 48 का साथियों ये संख्या स्क्वायर है और यही आपका सही जवाब हो जाता है।
दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? यानी कि 4x एक तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, कभी भी अगर संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, एलसीएम दे रखा हो यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, छोटी संख्या और बड़ी संख्या पूछिए तो कुछ नहीं आपको करना है, इन दोनों अनुपातों का गुणन करा देना है, गुणा करा देना है, तो 4 3 आपका 12 हो जाएगा। 12 x की जो वैल्यू है वो 84 है एक तरीके से। तो x बराबर कितना निकलेगा साथियों? 12 एकम 12, 12 सत्ते आपका 84 हो जाएगा। तो x बराबर जब 7 है तो बड़ी संख्या क्या है? 4x है। तो 4x की वैल्यू पूछी जा रही है और x बराबर 7 है तो 4 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 28 आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी साथियों? बताइए। देखिए, परिसीमा कह लो या परिमाप कह लो एक ही बात होती है। परिसीमा कह लो या परिमाप कह लो एक ही बात होती है। ये मान लेते हैं वर्ग है, इसकी भुजा एक ये होती है, ये एक भुजा है, तो इसकी लंबाई दी गई है 8.2, तो इसका परिमाप क्या होता है? इसको अगर हम a मानते हैं ना तो इसका परिमाप होता है साथियों 4a। ये 4a क्या होता है? ये 4a एक तरीके से परिमाप होता है, परिसीमा होता है, कुछ भी कह लो। a की वैल्यू हमें दे रखी है 8.2 है तो 4 गुणा 8.2 कितना हो जाएगा? यही साथियों क्या हो जाएगा? परिसीमा हो जाएगी और यही आपका परिमाप हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, 82 की गुणा 4 से कर लो, एक के बाद पॉइंट लगा, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, तो परिसीमा क्या निकलती है? 32.8 सेंटीमीटर निकलती है और यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए गणित विज्ञान है, स्थान का विज्ञान है, शिक्षा का विज्ञान है, गणनाओं का विज्ञान है या मानव जीवन का विज्ञान है? बताइए। तो जब हम बात करते हैं साथियों के गणित की तो गणित तो गणनाओं का विज्ञान है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों वैसे तो 150 क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कुछ के पास इंग्लिश होती है, कुछ के पास संस्कृत होती है। संस्कृत में थोड़ा सा मैं कमजोर हूं साथियों, इस वजह से संस्कृत में आपके लिए नहीं करवा पाया। तो चारों विषयों का साथियों संपूर्ण निचोड़ आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो कैसी लगी साथियों ये वीडियो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग। और साथियों अगर बात करें हो सके तो इस वीडियो को जब आप अगर शेयर कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। कैसी आपको वीडियो लगी एक बार बताइएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।